हेलो माय डियर व्यूअर्स। तो आज आपके सामने मेरे फ्रेंड्स हरी शर्मा जी कनाडा से कैलगरी से लाइव है। और पहले तो यहाँ पर सभी को गुड इवनिंग और कनाडा में गुड मॉर्निंग। और आज ये जो टाइम चल रहा है इट्स वेरी ब्यूटीफुल टाइमिंग्स, क्योंकि इट्स आर प्रिविलेज कि हरी शर्मा जी हमारे साथ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हरी शर्मा जी आरसीआईसी कंसल्टेंट है, जिसे हम रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट कहते हैं, और सर ओथ कमिश्नर है। तो ये हमारे लिए बहुत प्रिविलेज की बात होती है कि कनाडा से कैलगरी से हमारे साथ लाइव है। और यदि मैं बात करूं इनके करियर की, तो इनका करियर फ्रॉम लुधियाना इंडिया से स्टार्ट हुआ और आज कनाडा में सिटीजन है। और हमारे साथ लाइव होने के दो तीन मकसद हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा मकसद क्या है। सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो वर्क परमिट के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जहां पर लोग फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज का शिकार हो जाते हैं, तो वो हम चाहते हैं कि उससे बचा जाए। सेकंड, हमारा जो मेन मकसद है यहाँ पर वो है कि जो पीआर की लोग काउंसलिंग लेते हैं या देते हैं, वो किस लेवल तक सही होती है या उसमें कुछ चीजें हाइड की जाती हैं पैसा कमाने की खातिर। तो वो हम आज हरीश सर से पूरी उसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। एंड और उसके बाद कुछ हमारा बिजनेस वीजा के बारे में या इन्वेस्टर वीजा के बारे में मेजर जो पॉइंट होता है, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कहां पर डोमेस्टिक परचेजिंग करनी है या कमर्शियल परचेजिंग करनी है, उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा टचिंग करेंगे। तो मेरा आपको यहाँ पर पहले चेकलिस्ट देने का मकसद ये है कि जिन मेरे फ्रेंड्स को वर्क परमिट के बारे में या पीआर के बारे में या बिजनेस वीजा के बारे में, इन्वेस्टर वीजा के बारे में कुछ नॉलेज लेनी है, तो हरीश सर से डायरेक्टली वो बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। वो मैं जो मैसेज पढ़ के हरीश सर से पूछ सकता हूँ, तो वो आपका जो जवाब दे सकते हैं। सो पहले तो मैं हरीश सर को वेलकम करता हूं। तो थैंक यू सो मच हरीश सर कि आप हमारे साथ हैं माई वीजा ओवरसीज के प्लेटफॉर्म पे। आपका वेलकम है। एंड आप अपना थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपका ये जो आरसीआईसी कंसल्टेंसी का जो रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, इसका सफर, आप ओथ कमिश्नर हैं कैलगरी कनाडा से। और सबसे बड़ी बात, एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया कि सर के पास FWRISA का एक लाइसेंस है। इसका मतलब क्या होता है बताना चाहता हूं। सर अपने लेवल पे फॉरेन वर्कर रिक्रूटमेंट एंड इमिग्रेशन सर्विसेज एक्ट के अंडर आते हैं, और सस्केचुअन में जितनी भी हायरिंग है या इंटरव्यू है वो सर ले सकते हैं। तो ये बड़ी एक प्रिविलेज की बात होती है कि हमारे साथ ऐसे एक शख्स है, ऐसी एक पर्सनैलिटी है जो कि आरसीआईसी कंसल्टेंट्स भी हैं, ओथ कमिश्नर भी हैं और फॉरेन रिक्रूटर्स भी हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं हरीश सर का वेलकम करता हूं और हरीश सर से कहता हूं कि प्लीज आप अपने विचार रखिए कि आपने ये सफर तय किया, वो बताइए 2-4 मिनट में। फिर मैं आगे आपको वर्क परमिट, पीआर और इन्वेस्टर बिजनेस वीजा के बारे में हम बात करेंगे। प्लीज ओवर टू हरीश सर। बिल्कुल। या गुड मॉर्निंग दीप रोड़ा साहब, थैंक यू सो मच अगेन कि आपने फिर से दोबारा एक बार आने का चांस दिया। ठीक है जी। एंड एज यू ऑलरेडी सेड, आरसीआईसी जो है इट्स वन ऑफ माय प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट होने के साथ साथ समटाइम्स क्या होता है कि आपके जो क्लाइंट्स है ना, दे एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू। ठीक है ना। अगर हम अपने क्लाइंट्स को इमिग्रेशन सर्विसेज दे रहे हैं, तो कई चीजें ऐसी हैं जो उनको क्लाइंट्स को जरूरत है, उन चीजों जिसके लिए उनको आउटसोर्स करनी पड़ती है सर्विसेज। क्योंकि इमिग्रेशन, बरोड़ा साहब आप इतने सालों से आप भी इमिग्रेशन में काम कर रहे हो, इंडिया में बहुत अच्छा नाम है आपका, एक अच्छी क्लाइंटेज है, लोग आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं पर्सनली बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी। तो उस वजह आपको भी पता होगा कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जहां पे एक ना अटेस्टेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी। अब होता क्या है, एक क्लाइंट हमारे पास आया है इमिग्रेशन सर्विसेज के लिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जहां पे उनको अटेस्टेशन चाहिए। अब उसके लिए या तो हम किसी को आउटसोर्स करेंगे या क्लाइंट को किसी और थर्ड पार्टी के पास जाना पड़ेगा।
तो उन सर्विसेज को इन हाउस करने के लिए देन वी डिसाइडेड कि हमें ओथ कमिश्नर भी कर लेना चाहिए, साथ में लाइसेंस लेना चाहिए। देन ओथ कमिश्नर का लाइसेंस हमने ऐड किया एचपी ग्लोबल में। उसके बाद नेक्स्ट कमिंग टू द FWRISA, इट्स अ फॉरेन वर्कर रिक्रूटमेंट एंड इमिग्रेशन सर्विसेज एक्ट फ्रॉम सस्कैचुआन, ठीक है। बिल्कुल ठीक। सस्कैचुआन की कुछ लिमिटेशंस हैं, वहां पे आप एज अ RCIC फेडरल प्रोग्राम्स तो कर, अगर आपको किसी क्लाइंट को सस्कैचुआन से सिर्फ कंसर्न सर्विसेज देनी है ना, तो आपके पास ये FWRISA लाइसेंस होना जरूरी है। Yeah. तो इस लाइसेंस को भी हमने ऐड किया। अब इसके बेसिस पे हम इमिग्रेशन सर्विसेज एज वेल एज रिक्रूटमेंट सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को एज वेल एज अपने एम्प्लॉयर्स को भी दे सकते हैं, ठीक है जी। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट द लाइसेंसिंग वी हैव। एंड नेक्स्ट इज की जर्नी कैसे ये सारा RCIC और ये लाइसेंसिंग, ये सारी चीजें कैसी हुई। देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो इमिग्रेशन है, ठीक है जी। मेरे लिए पर्सनली बड़ा इंटरेस्ट के साथ काम करता हूँ, ठीक है। मैं इंटरेस्ट के साथ काम करता हूँ, तभी क्लाइंट्स को मेरे में इंटरेस्ट होता है। अगर मेरे बिल्कुल। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होगा तो ऑब्वियसली मेरे क्लाइंट्स का मेरे में नो इंटरेस्ट डाउट, होगा, नो ठीक है। डाउट, बिल्कुल तो सही। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। बट अगेन इट्स नॉट ओनली अबाउट द इंटरेस्ट, इसमें अटेंशन टू डिटेल बहुत जरूरी है, ठीक है। यू हैव टू लुक इनटू वेरी ऑल द थिंग्स वेरी डीपली, ठीक है। आपकी छोटी सी एक गलती किसी का करियर, किसी का फ्यूचर स्पॉइल कर सकती है। So this is all about immigration and all these licenses. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। आपने देखिए, सर ने, मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि सर HV ग्लोबल इमिग्रेशन लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, कैलगरी से ऑपरेट कर रहे हैं। तो थोड़ी देर में मैं सर को रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो हम टॉपिक थोड़ा कंप्लीट कर लें, उसके बाद सर का ऑफिस का भी एक राउंड लगाएंगे कि ऑफिस कैसा है, इसका कैसे ऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन यही होगा हरी सर से कि वर्क परमिट के नाम पे जो धांधली होती है दो तीन किस्म की। पहली धांधली ये होती है कि सर हम आपको LMA इशू करवा देंगे कनाडा से, उसके लिए आपका यहाँ पर मेडिकल होगा, उसका आपको ऐसे कुछ ऑफर लेटर की फीस देनी पड़ेगी, फिर आपका कंपनी रिक्रूटमेंट भेजेगी, फिर आपको हम वहां पर भेज देंगे और आप हमें 2-4-5 लाख रुपए दे दीजिए, बाकी वहां पर सैलरी में कटा दीजिए। ये सबसे एक बड़ी जो पॉइंट यहाँ पर कंसल्टेंट कहते हैं, तो ये कितने हद तक सही है, ये पहले सुनना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स। सेकंड, कि क्या इतना आसान है LMA इशू करके लोगों को यहां से कनाडा भेजना। और मुझे भी कई कॉल्स आती हैं कि सर जितना मर्जी पैसा ले लो, कनाडा भेज दो। तो हम तो खैर साफ मना कर देते हैं, हम तो वर्क परमिट करती नहीं है। तो आज का आने का, आपके इस प्लेटफॉर्म पे आने का, हम उसका फायदा उठाना चाहते हैं कि आपसे बढ़िया राय कोई नहीं दे सकता। बीइंग RCIC मेंबर और जो आप ओथ कमिश्नर है, तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया आपका कोई आपसे बढ़िया कोई जवाब दे सकता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या सैलरी से डिडक्शन होती है, क्या LMA इतनी इजी है कि ये किसी को भी हम दे सकते हैं। इसके बारे में प्लीज 2-3 मिनट आप लगाइए ताकि लोगों को अवेयरनेस रहे कि LMA का मतलब क्या है, कितना मुश्किल आसान है वर्क परमिट पे जाना कनाडा में, प्लीज। ठीक है। देखो जी, वर्क परमिट वाला जो भी आपने डिस्कस किया, डेफिनेटली हमारे पास बड़े केसेस आते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो मतलब इस प्रॉब्लम के साथ आते हैं कि उनको ये कमिटमेंट दी है या उनको ये प्रोमिसेस किए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, वर्क परमिट जो है अपने आप में ये जो प्रोग्राम है ना, द प्रोग्राम इज जेन्युइन, ठीक है। वर्क परमिट जो प्रोग्राम है इट्स जेन्युइन, वर्क परमिट्स आर अवेलेबल, ठीक है जी। जॉब ऑफर्स आर अवेलेबल, फॉरेन वर्कर्स, लोकल कैनेडियन एम्प्लॉयर्स हैं, वो हायर करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसी चीजें नहीं होती हैं। बट जो फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड ये हो रहा है, कहते हैं मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, मिसगाइड किया जा रहा है क्लाइंट। जब भी आप वर्क परमिट के लिए आपसे कोई पैसे मांगता है ना, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड से नो, ठीक है जी। 2 लाख रुपए दे दो, 3 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, बाकी पैसे सैलरी में से डिडक्ट हो जाएंगे। दिस इज ऑल फेक, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है जी। तो व्यूअर्स मैं कहना चाहता हूँ कि ये कान खोल के सुन ले, बड़े ध्यान सुने कि सर ने कहा ये फेक है। जो कहते हैं कि सैलरी आपकी कनाडा में डिडक्ट होगी, वो फेक है। प्लीज सर कैरी ऑन प्लीज, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था नोट करने के लिए। पैसे डिडक्शन नहीं हो सकती है एज पर लॉ, ठीक है जी। तो अगर कोई एम्प्लॉयर ऐसा करता है तो दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसी आपको, ये इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए ऐसे लोगों का, और अच्छे लोगों का नाम बदनाम करते हैं।
बिल्कुल, या तो ये चीजें हैं। बाकी अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली एम्प्लॉयर्स को अप्रोच करो, अगर आपके पास आप उनको रेजमे सेंड करो, ठीक है जी, वो आपको अगर आपकी इंटरव्यूज हो रही हैं, ठीक है, आपको अगर जेन्युइनली वो हायर कर रहे हैं, आपको एलएमआईए दे रहे हैं, उसके बेसिस पे आप वर्क परमिट लगा सकते हो, परमानेंट रेजिडेंस कुछ भी कर सकते हो। या ग्रेट। सो जी एलएमआई का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल समराइज कर दीजिए, यदि 1-2 मिनट में कर सकते हैं, जितना इजीली समराइज कर सकते हैं कि राइट फ्रॉम बिगिनिंग, मान लीजिए XYZ पर्सन हमारे पास आता है या आपके पास आता है, खैर हम तो नहीं कर देंगे, सपोज आपके पास आता है तो फिर क्या इंडिया से आता है तो क्या जी प्रोसेस होता है, जस्ट 1-2 मिनट में, ताकि लोगों को एटलीस्ट अवेयर हो कि कहते हैं कि ऑफर लेटर आपका इशू हो रहा है, रिजेक्ट हो गया, 26,000 रुपए दे दो, 5,000 की मेडिकल होगी, 31,000 का नुकसान हो गया जी, आपकी जॉब नहीं है। तो ऐसी चीजें जो फ्रॉड होती है उसमें थोड़ी सी आप लाइट थ्रो करिए कि क्या एग्जैक्ट प्रोसेस है, ताकि हमारे व्यूअर्स को मालूम तो पड़े कम से कम। वो प्लीज बता दीजिए जी सिर्फ 2-3 मिनट में, फिर हम पीआर की बात भी करेंगे आपसे जी। जी देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप बोल रहे हो ना, मेडिकल हो गया, 5,000 उसका लग गया। एलएमआईए के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल की जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिकल फॉर द देखो, एलएमआईए। अब ठीक है देखो जी। दुनिया ने 5-5 हजार रुपए लेकर, देखो 250 रुपए देते थे आगे डायग्नोस्टिक जो लेबोरेटरी वाले थे, और 5-5 हजार रुपए लेते थे। कितना बड़ा फ्रॉड हुआ पिछले 15-20 सालों में इंडिया में। अभी तो खैर बहुत कुछ अच्छा हो गया, इंडिया की गवर्नमेंट, पंजाब की गवर्नमेंट अब जागी है कि जो जो 5-5 हजार रुपए लेके और 250-250 के वो पता जाली से सर्टिफिकेट दे देते थे, वो काम खत्म हो गया। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, इसको कैरी ऑन करना कि मेडिकल की इंडिया में जरूरत नहीं है, प्लीज इसको कैरी ऑन करना जी। इंडिया में क्या, कनाडा में भी जरूरत नहीं है एलएमआईए के लिए, मेडिकल क्या की बात कहीं है, पे भी बताओ। कोई जरूरत नहीं है। बताओ ठीक है जी। तो कितना फ्रॉड एलएमआईए, चलता है मेडिकल के नाम पे। हाँ, तो मेडिकल की कोई जरूरत नहीं एलएमआईए के लिए। एंड सेकेंडली, इसका एक लेंथी प्रोसेस है। इट्स नॉट लाइक कि ओवरनाइट आपको एलएमआईए मिल जाता है या एलएमआईए इशू हो जाता है। इसका एक लेंथी प्रोसेस है। जो एम्प्लॉयर है, जो सर्विस कनाडा है, जो जो डिपार्टमेंट है, फेडरल डिपार्टमेंट है, जो एलएमआईए हम्म, प्रोसेस को सारे को टेक केयर करता है या प्रोसेस करता है, हम्म, तो हम्म, वो चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल गिव प्रेफरेंस टू द लोकल कैनेडियंस, परमानेंट रेजिडेंट्स एंड सिटीजन। ठीक है जी। क्या बात, बिल्कुल सही तो बात है जी। पहले आप उनको जॉब ऑफर करो, ठीक है। हम्म, फॉर सम रीजन अगर कोई कैनेडियन पीआर या सिटीजन नहीं अवेलेबल है, या हम्म, आपको नहीं मिल पा रहा है, सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है, ओनली हम्म। देन यू कैन गो फॉर द एलएमआईए प्रोसेस। ठीक है जी। तो ठीक है, ये उसके लिए भी एम्प्लॉय का पहले कोटा आपको, भी होता है मेरे ख्याल में। ये एम्प्लॉय का कोटा होता है ना कि भी हर एक एम्प्लॉयर तो नहीं बुला सकता, जितने मर्जी ओवरसीज या इंटरनेशनल वर्कर्स को बुला लो, दे शुड बी कोटा। जी हाँ, देर लाइक ऐसे कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है कि इतने परसेंट कर हम्म, सकता है या इतने नंबर ऑफ हम्म, एम्प्लॉयज कर सकता है, हम्म, ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है। बट हाँ, हम्म, कुछ फ्रेमवर्क है जिसके अंदर रह के उनको काम करना पड़ता है फॉरेन वर्कर जी, को लेके। ठीक है जी। जी। इसमें अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, लो वेज, हाई वेज, और उसके बाद पीआर सपोर्टेड, काफी सारी स्ट्रीम्स हैं। तो उसके बेसिस पे उनको काम करना पड़ता है। ठीक है जी। राइट है तो जी। एम्प्लॉयर की फर्स्ट प्रेफरेंस है कि वो लोकल लोगों को हम्म, ऑफर करेंगे। अगर हम्म, नहीं मिल रहे हैं, ओनली देन दे कैन गो फॉर ठीक द है, फिर एलएमआईए इंटरनेशनल प्रोसेस। रिक्रूटमेंट की तरफ आते हैं। प्रोसेस में लग जाते हैं 3 to 4 मंथ्स का प्रोसेस है। ये जो एडवर्टाइजमेंट का पीरियड है वहां पर, वो भी 3 महीने वो हो गया, और उसके बाद तकरीबन 1.5-2 महीने आगे हो गए, तो 4-5 महीने नहीं, का प्रोसेस हो गया। एडवर्टीजमेंट इज ओनली जस्ट 1 मंथ। ओके, वो पहले 3 महीने की थे मेरे ख्याल में। अब नहीं, ये 1 मंथ ही था, लेकिन ऑल ओवर जो प्रोसेस है ना इसका एलएमआई का, उसको 3 मंथ्स लग जाते 3 मंथ्स लग जाते हैं, राइट। हैं। या सो एक पर्सन ने यहाँ से आपसे अप्लाई किया, उसकी एडवर्टीजमेंट होगी, उसके बाद फिर आगे ईएसडीसी डिपार्टमेंट या ऐसे कौन से डिपार्टमेंट है जो कुछ इंटरव्यू लेते हैं, ये वो चेक करते हैं जेन्युइनिटी। देखो, इसमें एप्लीकेंट की कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई कैंडिडेट कोई इंटरव्यू नहीं, कोई उसका कोई लिंक नहीं है इसमें। इसमें जो ओके, भी होना है वो एम्प्लॉयर की इंटरव्यू होनी है, एम्प्लॉयर के डॉक्युमेंट्स लगने हैं, ओके। वो सारी तो चीजें ये भी एम्प्लॉयर बहुत बड़ी करेंगे। बात है, लोग कहते हैं कि आपकी इंटरव्यू करा देंगे, वो फेक इंटरव्यू कराते हैं इंडिया में या कोई पंजाब में या अलग अलग नेबरिंग कंट्री स्टेट्स में बैठे हैं, वहीं से कनाडा का नंबर मिलवाते हैं, और उनको कहते हैं कि इंटरव्यू हो रही है, और फिर बात कहते हैं आपकी इंटरव्यू सही नहीं हुई थी, आपका रिजल्ट कर दिया, आपका जो 30-35 हजार रुपया या लाख रुपया आपकी इनिशियल पेमेंट थी वो गई। तो ये भी एक बहुत वो बड़ी धांधली होती है, वो भी हाँ, हमें अवेयर होना चाहिए। वो ये हो सकता है कि वो एम्प्लॉयर्स के साथ इंटरव्यू करवाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, सर्विस कनाडा का कोई लिंक नहीं है एप्लीकेंट के साथ, जब तक कि एलएमआईए इशू नहीं हो जाता। हाँ, एलएमआईए इशू होने के बाद स्टेप्स हैं, लेकिन उससे पहले उसके साथ कोई इंटरव्यू नहीं, कोई कुछ नहीं देखो एप्लीकेंट। कितनी बड़ी बात कह दी आपने, बहुत बढ़िया सर। जी सो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि हरीश साहब ने बहुत बढ़िया बात की है कि एक तो आपकी सैलरी डिडक्शन नहीं होगी वहां पर,
दूसरा कोई इंटरव्यू का ऐसे चक्कर नहीं होता, तीसरा कोई मेडिकल नहीं होता। देखो 3 पॉइंटों पे इंडिया के जो कंसल्टेंट हैं या इवन पंजाब के कंसल्टेंट हैं, इन्होंने बहुत लूट मचाई और कई एफआईआर हुई। जो अच्छे कंसल्टेंट है वो नेचुरली कि बड़े प्रोसेस के साथ जो लीगली प्रोसेस है उसके साथ चलते हैं। बट जिन्होंने ये बहुत धांधली मचाई है उन पे नो डाउट कि एफआईआर हुई है, पर्चे हुए हैं, उनको अरेस्ट भी हुई है। बट अब उनकी अरेस्ट होने से हमारा पैसा चला गया तो वो कौन वापस करेगा? सबसे बड़ी बात ये होती है। तो हम अवेयर हो जाए। हरीश शर्मा जी का यहाँ पर आने का मकसद ये था कि हम पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को अवेयर करें, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा हो, बांग्लादेश में बैठा हो, भूटान में, श्रीलंका में, कहीं बैठा हो, तो अवेयर हो जाए एटलीस्ट, ताकि वर्क परमिट के सर आप मेरे साथ आई थिंक इंटरनेट की कुछ कनेक्शन की दिक्कत हो रही होगी। हरी सर मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी क्लियर है? जी जी। क्लियर है। सो हरी सर आपने वर्क परमिट के बहुत अच्छा बताया। अब हम बात करते हैं पीआर के बारे में। पीआर जो परमानेंट रेजिडेंसी है इसको भी गलत तरीके से सेल किया जाता है। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ये व्यूअर्स के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि जो ये कहते हैं कि आपकी रेजिडेंसी 100% गारंटेड है, तो ये कहां तक सही है? पहले ये इसका जवाब लेते हैं सर से, फिर आगे चलते हैं कि ये पीआर के बेसिस पे जब मैनिटोबा में या सस्कैचुअन में या अल्बर्टा में जो प्रोविंशियल नॉमिनेशन में जो पीआर की बात होती है तो उसकी क्या गारंटी होती है, कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो उसके बारे में फिर फेडरल स्केल में भी आ जाएंगे कि ऑन्टारियो में या ब्रिटिश कोलंबिया में किस तरह से पीआर होती है। तो सर हमारे पास इस बात को करने के लिए 4-5 मिनट है, तो प्लीज आप ये बता दीजिए कि पीआर क्या गारंटेड होती है? देखो जी, गारंटेड ऐसा कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता, ठीक है ना। मुझे आज की डेट में बोलो कि ये प्रोफाइल है, आप गारंटी दे दो इसकी 100% होगी, तो नहीं, गारंटी कोई नहीं दे सकता, ठीक है। अगर कोई दे रहा है तो भरी होती है आई सर, डोंट नो हरी सर, वो एडवर्टीजमेंट में हाँ इंडिया में एटलीस्ट जी भरा होता है कि पीआर की गारंटी है जी। आपके नो बैंड कोई आल्स नहीं किया, पीआर की गारंटी है जी। आपको ट्रकर्स लगा देंगे, आपको शेफ पे लगा देंगे, आपको सिक्योरिटी गार्ड लगा देंगे, मॉल में लगा देंगे, सुपरवाइजर, पता नहीं कितनी हजारों एडवर्टीजमेंट और हजारों प्रोफाइल पे ये बात की जाती है। तो आपकी जुबानी यही सुनना चाहते हैं कि क्या गारंटी वर्ड एक अच्छा कंसल्टेंट यूज कर सकता है? देखो, गारंटी कोई नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा बिल्कुल होता है ठीक कि है। अगर आपके पास सामने डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं ना, तो आप अश्योरेंस दे सकते हो कि हाँ जी, आपकी जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल परफेक्ट प्रोफाइल है, मैचिंग है, पॉसिबिलिटीज हैं वो बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन यस, आप गारंटी पॉसिबिलिटीज हाँ कैन बी सेट। यस यस, बट आप गारंटी नहीं दे सकते हो। बी हम किसी को ऐसा नहीं बोलते कि 100% पीआर हो जाएगी। हाँ, वो अलग चीज है कि अगर आप किसी कंसल्टेंट से काम कर रहे हो, आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हो कि उनका सक्सेस रेट क्या है, ठीक है। तो अगर किसी का सक्सेस रेट 100% है, दैट डजंट मीन कि उनका जो फ्यूचर रिजल्ट्स हैं वो भी 100% ही आएंगे, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स कि वो डॉक्यूमेंटेशन कितनी स्ट्रांग है, आपके पेपर्स में कितना क्या कहते हैं दम है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप लोग एक श्योरिटी दे सकते हो, बट प्रॉमिस करना इज रॉन्ग। बिल्कुल ठीक है। तो सर जो जो प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम में हम बात करें, जो प्रोविंस की होती है, जी हम चाहे सस्कैचुअन की बात करें या मैनिटोबा की बात करें, अल्बर्टा की बात करें, तो यहाँ पर कहते हैं जी हम आपको जॉब ऑफर लेके दे देंगे, आपको यहाँ पर एलएमई अरेंज कर देंगे, आपके ऐसे नॉक में जो नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन है, आपके इतने इस लेवल पे आओगे तो आपको 50 पॉइंट मिल जाएंगे, हम दिलवा देंगे, आपको 200 पॉइंट दिलवा देंगे, 600 पॉइंट दिलवा देंगे। तो ये जो दिलवा देंगे का वर्ड है कि हम आपको आइल्स का अरेंज करा देंगे, आपको बस कुछ नहीं करना, बस हमें पासपोर्ट दे दो आपका, तो हम 10-20 लाख रुपए लेंगे, जो भी अपन डिपेंडिंग ऑन द कंसल्टेंट की क्या वहां पर सोच है। तो ऐसा फ्रॉड चलता है, तो ये कहां तक सही है, कहां तक गलत है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? देखो, अब बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्या कमिटमेंट दे रहे हैं, आई हैव नो आइडिया, ठीक है। अगर हम्म, हाँ, बट ऑन दी अदर साइड अगर हम जॉब ऑफर की बात करें तो हर हम्म, प्रोविंस के अपने कुछ प्रोफेशंस हैं। जैसे सस्कैचुअन है, उनके अपने प्रोफेशन है, बीसी के बिल्कुल अपने ठीक है, प्रोफेशंस की लिस्ट है, जो ऑक्यूपेशन बिल्कुल इन ठीक है, डिमांड कह लेते हैं हम जिनको, ठीक है। सेम अल्बर्टा में भी बिल्कुल है ठीक एक लिस्ट, ठीक है। और कुछ एक स्पेसिफिक प्रोग्राम्स चलते हैं, ठीक है जी। अब उन है। प्रोग्राम्स के अगर मान लो आपका प्रोफेशन ऑक्यूपेशन इन डिमांड है, ठीक है, आपके लैंग्वेज हम्म, टेस्ट में जो रिजल्ट है हम्म, अच्छा है, हम्म, आपने आपकी एजुकेशन है, हम्म, वर्क एक्सपीरियंस रेलेवेंट है, तो हम्म,
उस केस में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपको प्रोविंशियल नॉमिनेशन मिलने के। ठीक है जी। हम्म, अगर आप एम्प्लॉयर्स को अब देखो एक अगर आप देखोगे ऑनलाइन आजकल तो देखो द होल वर्ल्ड इज कनेक्टेड विद टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ है हाँ, नहीं कुछ भी कि आप कोई चीज। टेक्नोलॉजी से पता कर सकते हैं, कोई बड़ी हाँ बात नहीं है जी। हाँ ठीक है। आप एम्प्लॉयर्स को डायरेक्टली मेल कर सकते हो, ठीक है। आप ऑनलाइन जॉब्स चेक कर सकते हो, मैं यहाँ से बैठ के देख सकता हूँ इंडिया में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, इंडिया बिल्कुल वाले ठीक है। कनाडा में चेक कर सकते हैं, ठीक है। सही तो है। अब जॉब्स अप्लाई करो, ठीक है। आपको किसी एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर मिलती है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप अपनी परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हो, आप प्रोविंशियल नॉमिनेशन अप्लाई कर सकते हो। ऑल्दो देयर इज अ पेपर वर्क इन्वॉल्व जो बैक एंड पे करना पड़ता है, तो उन चीजों के लिए हम लोग हैं यहाँ पे। हम लोग बैठे हैं आपको वहाँ पे, ठीक है जी। आपको अप्रोच करना चाहते हैं क्लाइंट्स, आपसे मिल सकते हैं, तो हम क्लाइंट्स को हेल्प कर सकते हैं इन चीजों में। बट ऑब्वियसली फ्रॉड भी है मार्केट में, तो जस्ट बी केयरफुल। गलत बंदों के पास जाने से बेटर है आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो, उनका सक्सेस रेट चेक करो, ठीक है जी। और उनका आपको वर्किंग स्टाइल से पता चल जाएगा कि वो बंदा कितना जेन्युइन है, वो कंसल्टेंट, वो कंपनी कितनी को जेन्युइन है जी। बिल्कुल ठीक है, दैट्स ग्रेट। देखिए, हरी सर ने माई वीजा ओवरसीज को ऑथराइज किया होगा। हम वर्क परमिट की काउंसलिंग दे सकते हैं, हम पीआर की काउंसलिंग दे सकते हैं, हम बिजनेस वीजा, इन्वेस्टर वीजा की काउंसलिंग दे सकते हैं। हम वर्क परमिट की काउंसलिंग इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े फ्रॉड छुपे हुए हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप हमसे बात करिए, जो भी कोई वर्क परमिट का कोई क्लाइंट आता है तो हम सर को आगे कर देते कि आप उनसे बात करिए, बिकॉज सर सीनियर है, कनाडा में बैठे हैं, सिटीजन है, वहां पर आईसीआईसी मेंबर है एंड पोस्ट कमिश्नर है। तो जितनी अच्छी गाइडेंस वर्क परमिट के लिए सर दे सकते हैं वो माई वीजा नहीं दे सकता, पहली बात। हाँ, पीआर के लिए वी आर अथराइज फ्रॉम द एचपी ग्लोबल इमिग्रेशन लिमिटेड। तो आप माई वीजा से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और किसी ने भी कोई पीआर के बारे में बात करनी, क्योंकि देखिए जो भी पीआर की फाइलिंग होगी वो होनी हरी सर से है। हमने अपने लेवल से इंडिया से कोई फाइलिंग नहीं करनी। जो भी होगी फाइलिंग वो कैलगरी से हरी सर के थ्रू ही होगी, चाहे वो माई वीजा के थ्रू है या डायरेक्ट चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि आपको हम सही गाइडेंस दे और कहीं पर भी आपको फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज का सामना ना करना पड़े। तो आप सर से भी सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे थ्रू भी जा सकते हैं। थिंग इज दैट कि आपको सही राय मिले। तो हरी सर, मैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे आना चाहता हूँ। पीआर की आपने बहुत अच्छी तरह समझाया कि एक चेकलिस्ट है, एक डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, वो यदि पूरा होता है तो एक आइल्स की स्कोरिंग है। प्रोविंशियल नॉमिनेशन के लिए भी आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। उसकी स्कोरिंग कम हो सकती है, जैसे एआईपीपी जो अटलांटिक कम्युनिकेशन पायलट प्रोग्राम है उसमें आप 4 बैंड पे भी जा सकते हैं, बट उसके लिए भी आपको जॉब ऑफर चाहिए। तो और भी कंडीशन साथ में चलती है, सिर्फ ये नहीं कि मेरे 4 बैंड है तो मुझे कनाडा भेज दो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। कई फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। हरी सर, एक आपसे बात करना चाहते हैं कि जो बिजनेस वीजा के बारे में मुझे क्वेरीज आती है कि वो कहते हैं कि जब हरी सर आपसे इंटरेक्ट करें तो ये जरूर पूछना। तो बिजनेस वीजा के बारे में बताइए। 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे इकट्ठे करने जा रहा हूँ, उसका आप एक एक करके जवाब देते रहिए। पहली बात यही है कि बिजनेस वीजा में सिर्फ बिजनेस वाले ही वहां पर बिजनेस कर सकते हैं, यहाँ पर जो जॉब करते हैं वो भी आके बिजनेस कर सकते हैं, पहला बात। दूसरी बात यह है कि क्या वहां पर कोई डोमेस्टिक या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ती है। तीसरी बात कि यदि वहां पर सपोज कोई गैस स्टेशन बिक रहा है, पेट्रोल पंप बिक रहा है, मॉल बिक रहा है, या कोई कैफे बिक रहा है या होटल बिक रहा है, तो क्या उसको भी खरीद के कुछ इन्वेस्टमेंट करके इन टर्म्स ऑफ बिजनेस क्या वो परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं। तो मैंने 4-5 क्वेश्चन इकट्ठे कर दिए, आप इसको सेपरेटली आधे आधे मिनट में, एक एक मिनट में इसका जवाब दीजिए, फिर आपके ऑफिस की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं, प्लीज। ठीक है जी। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने पूछा कि जो बिजनेस इमिग्रेशन है कि वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो बिजनेस रन कर रहे हैं या जो लोग जॉब कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो हमेशा जो एक आइडियल इन्वेस्टर है ना, वो वही है जिसके पास ऑलरेडी बिजनेस रन करने का एक्सपीरियंस है, ठीक है जी। ठीक है, वो एक बिजनेसमैन हो सकता है, ठीक है, जो अपना बिजनेस रन कर रहा है। सही। सेकेंडली, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो भी एज अ बिजनेस उसमें बिजनेस इमिग्रेशन में आ सकते हैं, बट द ओनली थिंग इज दे शुड बी होल्डिंग अ की पोजीशन इन द कंपनी, ठीक है। अब जैसे किसी, अब कोई भी एबीसी बड़ी कंपनी ले लो, ठीक है जी। आप ले लो इंडिया की कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है, मल्टी बिलियनियर कंपनी है,
अब उसका बॉस ही सारी कंपनी को रन नहीं कर रहा है, उनके पास बहुत सारे की पर्संस हैं, ठीक ठीक है है, उनके पास चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स होंगे, जी। सीईओस बिल्कुल होंगे, सर, हाँ, पास प्रोडक्शन मैनेजर जनरल है, क्वालिटी मैनेजर्स कंट्रोल होंगे, में है ऐसे जी, जनरल मैनेजर है क्या, बिल्कुल सही है। हाँ, जिनको एक्सपीरियंस है बिजनेस को रन करने का, बिजनेस रन करने एक्चुअल में का वो लोग बिजनेस को रन कर रहे हैं, ठीक, हाँ, मतलब ठीक है, तो तो मतलब यू कैन बिजनेस स्टिल चला रहे कम हैं टू एज ए कनाडा एम्प्लॉय, बिजनेस कर रही है एज एम्प्लॉय। एज एन एम्प्लॉय, हाँ, यस। तो आपको जब बिजनेस इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है, यू जस्ट हैव टू प्रूव कि यस, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है बिजनेस को रन करने का, एंड मैं ये कनाडा में आके भी बिजनेस को रन कर सकता हूँ, और ये मेरे पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए सपोर्ट करने के लिए अपने आपके क्लेम को, तो इट इज पॉसिबल फॉर द एम्प्लॉइज एज वेल, तो ठीक ये है जी। बड़ी अच्छी बात कही एंड आपने सेकेंड क्वेश्चन था कि कि बिजनेसमैन भी और एम्प्लॉय भी दोनों काम कर सकते हैं। प्लीज कैरी ऑन सर जी। जी, और सेकंड क्वेश्चन था आपका कि जो कमर्शियल एंड रेज को बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है जी। डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो प्रॉपर्टी को, बट सिर्फ प्रॉपर्टी को बाय करके आप कनाडा में एज अ इन्वेस्टर नहीं आ सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्रॉपर्टी में, इट्स नॉट अ बिजनेस इमिग्रेशन, ओके ठीक है। फाइन जी। बिजनेस प्रॉपर्टी कैन बी अ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, बट इट इज नॉट ओनली द इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, कि आपने बिल्कुल सिर्फ ठीक है। प्रॉपर्टी बाय कर ली और आपके उसको बेसिस पे इमिग्रेशन मिल जाएगी, नो, दिस इज हम्म, नॉट पॉसिबल। तो हम्म, आप प्रॉपर्टी बाय करो, बट आपको बिजनेस में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हम्म, तो तभी आप बिजनेस, ठीक है जी। थर्ड आपका क्वेश्चन था ठीक। कि जो अपने गैस स्टेशन हैं यहाँ पे, या कैफेटेरियाज हैं, या हम्म, कोई रेस्टोरेंट्स हैं, वो बाय कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली आप उनको बाय करके, उनमें इन्वेस्टमेंट करके आप कनाडा में डेफिनेटली एज अ बिजनेस इमिग्रेंट आ सकते हो, आप एज एन इन्वेस्टर आ सकते हो। ठीक है, मतलब वो उनको लीज पे लेके भी आगे अपनी रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं, राइट? यस, यस, यस। ओके, मोस्ट दैट्स ऑफ द गुड, दैट्स बिजनेस जो है ना यहाँ पे, वो लीज पे ही होते हैं, लीज पे होते हैं। हर बिजनेस आप प्रॉपर्टी नहीं बाय करते उसमें, ठीक है। अब अगर आप सपोज कोई गेस्ट को लैंड बाय करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई गुड। बिजनेस लीज पे भी चल रहा है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है। और उसके बाद आप जो बाकी कंडीशंस हैं, ठीक है, उसमें लैंग्वेज भी हो सकती है, उसमें आपको अपना पास्ट वर्क एक्सपीरियंस भी हम्म, दिखाना पड़ेगा, हम्म, ठीक है जी। और उसमें आपको एक ना नंबर ऑफ जो क्या कहते हैं डॉलर्स है, एक अमाउंट है, वो इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सर आपने जो मैंने 4-5 क्वेश्चंस किए, 10 क्वेश्चंस किए, वो आपने बहुत ही बढ़िया जवाब दिए। तो हमारे क्वेश्चन थे कि वर्क परमिट के बारे में, कि जितनी धांधली यहाँ पर फ्रॉड होते हैं, वो आपने बड़ा क्लियर बता दिया। पीआर के बारे में, पीएनपी के बारे में आपने बताया, इन्वेस्टर वीजा, बिजनेस वीजा के बारे में बताया। तो सर एक तो अपना अपना फोन नंबर बता दीजिए व्यूअर्स को, जो आपका जहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट किया जा सकता है, वो बता दीजिए, ताकि जो लोग आपसे डायरेक्टली भी बात करना चाहते हैं, वो भी अच्छे हाथों में चले जाएं, उनका फ्यूचर ब्राइट हो। देखो, माई वीजा ओवरसीज की एक ही इच्छा होती है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, अब हमारे व्यूअर्स लाखों में, इतना प्यार मिला है हमें पूरे वर्ल्ड से, मैं आपको बता नहीं सकता। तो हम चाहते हैं कि लोग इतना हमसे प्यार करते हैं, तो हम भी अपनी तरफ से जितना हो सकता है, क्योंकि लाइबिलिटी हमारी बढ़ जाती है जब लोग हमसे इज्जत, प्यार, मोहब्बत करते हैं, फेथ करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो हमारी उनके ऊपर डबल रिस्पेक्ट देना बन जाता है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप अपना फोन नंबर व्यूअर्स को बताइए, और एक बार अपना ऑफिस भी थोड़ा सा दिखा दीजिए, ताकि व्यूअर्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो कि आप काम कैसे करते हैं। प्लीज मेरे अपना नंबर बोल दीजिए, फिर थोड़ा सा 1-2 मिनट में अपना जी ऑफिस बिल्कुल, का बिल्कुल। थोड़ी झलक दिखा दीजिए। जी बिल्कुल, अगर कोई भी हमारे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो माई वीजा ओवरसीज, आप हो वहां पे इंडिया में हो, आप लुधियाना में हो, आप दीप अरोड़ा साहब को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। ये परमानेंट रेजिडेंस के लिए आपको डायरेक्ट काउंसलिंग कर सकते हैं, एंड उसके बाद अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हो, तो आप काउंसलिंग कर सकते हो, बट जो फाइल की प्रोसेसिंग है, वो पीआर एज वेल एज जो आपकी वर्क परमिट है, वो हम यहीं से प्रोसेसिंग करेंगे सारी, आपकी फाइलिंग यहीं से होगी, आपकी डायरेक्ट कंपनी हमारे साथ होगी। लेकिन हाँ, अगर अगर आपको किसी तरह के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कंसर्न्स हैं, आपको कोई अरोड़ा साहब को कभी भी अप्रोच कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है ठीक जी। है, बिल्कुल। सेकेंडली, अगर कांटेक्ट नंबर की जो ऑफिस का नंबर है, इट है 001-587-433-5000 की। I'll repeat 001-587-433-5000, ठीक। तो आप हमें कॉल कर सकते हो, ठीक है जी।
हमारी वेबसाइट है HCA पे जाओ, आपको वहां पे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हमारी ऑफिस के हमारे ईमेल आईडीज हैं, आप हमें ईमेल करना चाहते हो info@hvglobal.ca पे ईमेल कर सकते हो, ठीक है, एंड विल ट्राई कि जितना एज सुन एज पॉसिबल हम आपको उस पर रिप्लाई करें। सेकेंडली अरोड़ा साहब ने अभी कहा है ऑफिस दिखाने के लिए, तो सर 1 मिनट में सर, सिर्फ 1 मिनट लगाइए बस, है ना, 1 मिनट में दिखा दीजिए हाँ, थोड़ा सा ना। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे व्यूअर्स देखना चाहते हैं कि आप कहाँ से ऑपरेट करेंगे, उनकी फाइलिंग कहाँ से होगी। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है तो जी। हरीश सर अपना ऑफिस दिखा रहे हैं, यहाँ प्लीज सारे मेरे व्यूअर्स ये सब बताते रहे, ये क्या है सर। सर एंट्री बताइए, कहाँ से एंट्री होनी है आपके ये है जी कैलगरी हमारे, सर, ये ऑफिस कैलगरी में है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जी आज स्टार्ट हॉलीडे है, तो आज ऑफ है ऑफिस में, मैं सिर्फ अपनी ये लाइव के लिए आया था यहाँ पे, ठीक है जी। ठीक है जी, ये ठीक अपनी है सर, एंट्री है यहाँ से, ठीक है ठीक जी। है जी, एंड ठीक है, देन ये हमारा रिसेप्शन है, ठीक है, देन दिस इज वेटिंग एरिया फॉर द क्लाइंट्स, ब्यूटीफुल ओके, ब्यूटीफुल। एंड देन वी गो बैक टू, आई डोंट थिंक कि आपके व्यूअर्स हमारा वॉशरूम वगैरह भी देखना चाहिए। ठीक ठीक है है जी, दिस सर, इज रूम नंबर 1, ठीक है जी। राइट। आप कहाँ पर बैठते ये हैं? ये सर मेरा ऑफिस है, मेरा रूम है ये आपका ऑफिस, ठीक है, ठीक ठीक है है, जी। ग्रेट, और ग्रेट, एक ग्रेट, चीज बहुत और आपको दिखा दूं बहुत सर, सुंदर ये जो ऑफिस है, सामने आपको ब्यूटीफुल ऑफिस है। विंडो दिखाई दे रही है ना, ये सामने एयरपोर्ट है, हाँ। कैलगरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अरे क्या बात, हाँ वो कारें जा रही है उधर से, है यस ना। यस, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये हमारा सेकेंड रूम है जी, यहाँ पे जो मेरे पार्टनर है विवेक, ठीक है, जी विवेक महाजन, ये उनका रूम है। ठीक है जी, एंड देन दिस इज आवर मीटिंग रूम सर, बोर्ड रूम, बहुत बढ़िया सर, कमाल का ऑफिस है, ठीक है जी। कमाल कर दिया आपने, थैंक यू ग्रेट। सो मच सर। जी ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। आपने नो प्रॉब्लम इस सर, थैंक यू। चीज का इतना आपने मान रखा, तो वी आर हाईली थैंकफुल टू यू एंड ग्रेट है सर। और मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहता हूँ कि हरीश सर जो कि कैलगरी से अपना ऑफिस ऑपरेट करते हैं, HV ग्लोबल इमिग्रेशन लिमिटेड, हम भी सर के साथ जुड़े हुए हैं। और सर की वेबसाइट पे माई वीजा ओवरसीज का जो आपका एजेंसी नंबर है वो भी देख सकते हैं। वी आर ऑथराइज पार्टनर विद HV ग्लोबल इमिग्रेशन लिमिटेड। और कोई भी आपने मुझसे भी बात करनी है वर्क परमिट के बारे में, एंड उसकी हम काउंसलिंग दे सकते हैं। काउंसलिंग देने का मतलब आपको फ्रॉड से बचाएंगे, आपको अवेयर करेंगे। एग्जैक्ट काउंसलिंग जो है वो हरीश सर देंगे वर्क परमिट के लिए खासतौर पर। PR के लिए, क्योंकि खुद मैंने जो फेडरल स्किल्ड के लिए कुछ स्टडी की हुई है, तो थोड़ा मुझे जितनी नॉलेज है वो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा। जो बाकी की नॉलेज सपोज कम हो जाती है, तो हरीश सर हमारे मेंटर, हमारे आरडीएल, हमारे सीनियर बैठे हुए हैं, तो बाकी का जो काम है वो हरीश सर ही करेंगे। जो भी फाइल एप्लीकेशन होगी वर्क परमिट के लिए, PR के लिए, बिजनेस वीजा के लिए, वो कैलगरी से HV ग्लोबल इमिग्रेशन से ही होगी, हरीश सर के थ्रू ही होगी सारा। तो सर आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने 35 मिनट्स 36 मिनट्स हमारे साथ बात की है। और इट्स रियली आर प्रिविलेज कि आप इतना टाइम हमें देते हैं। आपका बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है, जब भी मैं आपसे बात करता हूँ कोई ना कोई आपके पास क्लाइंट बैठे होते हैं, तो मुझे भी कई बार 5-7 मिनट ही आपसे बात करने का मौका मिलता है। तो आज 35-40 मिनट बात हो गई है, तो बड़ा मजा आया आपसे बात करके। और आने वाले टाइम में जैसे भी आपकी बिजनेस का एक्सपेंशन होगी, तो मैं टाइम टू टाइम आपसे रिक्वेस्ट करता रहूंगा कि आप माई वीजा ओवरसीज के प्लेटफॉर्म पे आके लोगों को अवेयर करिए, और जो फ्रॉड्स हो रहे हैं मार्केट से हम उनका जड़ से खात्मा कर सकें। तो थैंक यू सो मच हरी सर फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू दीप अरोड़ा साहब, थैंक यू सो मच। दोबारा कनेक्ट हुए, 35 मिनट्स जो हमने टाइम स्पेंड किया, इट वाज फ्रूटफुल टाइम, ठीक है। आई होप कि आपके लिसनर्स, आपके व्यूअर्स, उनको भी इससे बेनिफिट होगा, हम दोनों को तो ऑब्वियसली होने वाला है। तो बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन है जो हमने आपस में शेयर की है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, टेक केयर।